नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। दी लल्लन टॉप .com की टीम देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सबसे जमीनी कवरेज के लिए गणतंत्र दिवस के ठीक अगले दिन सूबे की सड़कें नापने के लिए निकली। हमारा इरादा ये था कि सियासी वक्त में जब कोई नेता मन की बात कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश को उम्मीदों का प्रदेश बता रहा है और कोई बहन जी को आने दो के नारे लगा रहा है, तब मत की बात की जाए, जनता के मत की बात की जाए कि आखिर पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक की डिमांड क्या है। क्या पिछले 5 साल में उनके नेताओं ने उनसे किए गए चुनावी वायदे पूरे किए हैं? क्या अभी भी बिजली, सड़क, पानी सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या लैपटॉप और मोबाइल बांटकर नौजवानों को खुश किया जा सकता है? क्या चौड़ी सड़कें और मेट्रो ही वो सपना है जो यहाँ के लोग देखते हैं? नोटबंदी की वजह से किसानों पर, कारीगरों पर, मजदूरों पर कितना असर पड़ा, इन सब चीजों को जानने के लिए दी लल्लन टॉप .com की 2 टीमें, जिनके नाम हीरा और मोती हैं, 27 जनवरी से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घूम रही हैं। टीम हीरा वेस्टर्न यूपी की गन्ना बेल्ट में ऊपर की तरफ निकली, सहारनपुर, शामली, कैराना होते हुए इस वक्त वो टीम बदायूं में है। जबकि टीम मोती ने आपका एरिया जो ब्रज का इलाका है उसको कवर किया और उसके बाद वो कन्नौज और इटावा होते हुए बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार उरई जालौन से होते हुए वापस आगरा लौटे हैं। इस दौरान हमने सोचा कि हम तो लगातार लोगों से बात कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों से कैसे बात करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें, इसके लिए शो भी किए जाएं। अमूमन जब चुनावी शो होते हैं तो राजनेताओं को बुलाया जाता है और जो लगभग लड़ाई के अंदाज में मुट्ठियां भींचकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, और जब इल्जाम कुछ धीमे पड़ते हैं तो उनके जो समर्थक हैं वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं। पब्लिक की कोई नहीं सुनता है। ज्यादातर लोगों से जब हमने कवरेज के दौरान बात की तब भी यही बात कही गई। तो हमें लगा कि पब्लिक की सुनने का वक्त आ गया है और इसके लिए फेसबुक चुनाव और दी लल्लन टॉप .com मिलकर ला रहे हैं दी लल्लन टॉप शो, जिसकी पहली किस्त आज यहां पर आगरा में होगी। आगरा जो प्रेम का शहर है, आगरा जो और भी कई अच्छी चीजों के लिए मशहूर है, आगरा जिसकी कई शिकायतें भी हैं। शो शुरू होने से पहले मैं बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियों से बात कर रहा था और वो बहुत ही गुस्से में बोले कि सर ये पूछिए कौन सी दिक्कत आगरा में नहीं है। तो आगरे की दिक्कतें जानने के लिए, आगरा के बाजार की मुश्किलें और खूबियां जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। हिंदुस्तान में उत्सव मनाने की बहुत प्रवृत्ति होती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है वोट, और किसी भी उत्सव की शुरुआत अगर संगीत से हो तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे बीच हैं ब्रज क्षेत्र के बहुत मशहूर लोकगीत गायक महावीर जी। महावीर चाहर जी, बहुत स्वागत है आपका। महावीर जी के साथ उनकी पूरी मंडली है और ये हमारे मुल्क की तरह विविधताओं से भरी हुई मंडली है। यहाँ पर नौजवान अमित हैं, यहाँ पर 65 साल के बुजुर्ग हैं जो मंजीरा बजाते हैं, और नक्कारा बजाने के लिए भी यहाँ पर ढोलक पे हैं। महावीर चाहर हमको ब्रज भाषा में बताएंगे, ब्रज भाषा के लोकगीतों के जरिए, कि ब्रज भाषा का आगरा के इलाके का कल्चर क्या है। राधा कृष्ण का कल्चर, प्रेम का कल्चर, एक दूसरे को छेड़ने का कल्चर, लेकिन सब कुछ मर्यादा के भीतर। और हमारे बीच आगरा के ही मशहूर हास्य व्यंग के कवि हैं पवन आगरी जी, जिनसे हमने गुजारिश की कि आप आइए और जरा बताइए तो कि ये कौन से वक्त की राजनीति है कि सुबह किसी और पार्टी में होते हैं, शाम को किसी और पार्टी का झंडा लपेट लेते हैं, और रात तक अगर टिकट नहीं मिलता है तो अगले दिन किसी और पार्टी का डंडा उठा लेते हैं। तो पवन आगरी जी अपने तंज के अंदाज में, अपने हास्य व्यंग के अंदाज में कविताएं सुना के मौजूदा वक्त की राजनीति की बखिया उधेड़ेंगे। सबसे पहले मैं महावीर चाहर जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सर, अच्छा एक चीज और भी है कि चूंकि सिर्फ ब्रज के लोग नहीं देख रहे हैं शो को, पूरा देश, पूरी दुनिया में जो भी दी लल्लन टॉप .com के रीडर्स हैं वो आपको इस वक्त लाइव देख रहे हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है महावीर जी कि आप जो गाएं उसका सरल हिंदी में भी बताते रहें ताकि जो रीडर्स ब्रज भाषा नहीं समझते हैं वो भी कनेक्ट कर सकें। पहला सेशन म्यूजिक मंडली, संगीत की बात, सुर की बात, क्योंकि छुटपन से हमने कविता पढ़ी है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। सुनते हैं सियासत की तान महावीर चाहर से। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि ब्रज के लोकगीत का आदेश हुआ है
और ब्रज वो धरती है जिसको देश और विदेश के लोग यहाँ पर पूजने आते हैं। ब्रज वो धरती है जिसकी रज को हम चंदन समझ के माथे पर तिलक करते हैं। ब्रज वो धरती है जिसकी हम नंगे पैरों से परिक्रमा करते हैं। और ब्रज वो धरती है जिसकी याद स्वयं कृष्ण भगवान को आ गई थी। और कन्हैया ने उद्धव से कहा था कि उद्धव, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे आज ब्रज की याद आ गई है। यहाँ का एक लोकगीत, कृष्ण की विरह वेदना का लोकगीत प्रस्तुत कर रहा हूं। ऊधो मन कैसे, उद्धव से रो रो कर कहा कन्हैया ने, ऊधो मन कैसे समझाऊं, मोहि ब्रज की याद सतावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं, मोहे ब्रज की याद सतावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं, मोहि ब्रज की याद सतावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं, मोहे ब्रज की याद सतावे। रो रो कर कन्हैया ने उद्धव से कहा, खिरकन में गाय रम्हाई रही। ओ खिरकन में गाय रम्हाई रही। खिरकन में गाय रम्हाई रही। ओ खिरकन में गाय रम्हाई रही। गोपी भारी अकुलाई रही। ओ गोपी भारी अकुलाई रही। अरे मधुबन में ग्वाला ढूंढ रहे, श्री दामा मोहे बुलावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं, मोहे ब्रज की याद सतावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं, मोहे ब्रज की याद सतावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं, मोहे ब्रज की याद सतावे। कन्हैया ब्रज की याद करके रो रहे हैं। उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव अब मुझसे रहा नहीं जाता। उद्धव, मेरी मैया जसोदा गलियों में पूछ रही है उद्धव कि मेरा कन्हैया कहाँ है। इस तरह याद कर रहे हैं कृष्ण भगवान उस ब्रज की माटी की। और उद्धव से कह रहे हैं किस तरह, मैया आवाज लगाई रही। ओ मैया आवाज लगाई रही। जननी आवाज लगाई रही। ओ जननी आवाज लगाई रही। माखन तू मोहे बुलाई रही। ओ माखन तू मोहे बुलाई रही। माखन तू मोहे बुलाई रही। ओ माखन तू मोहे बुलाई रही। घर घर में जाए के पूछ रही, अब को जाकू समझावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं, मोहे ब्रज की याद सतावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं, मोहे ब्रज की याद सतावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं, मोहे ब्रज की याद सतावे। और कृष्ण भगवान ने फिर उद्धव से कहा कि उद्धव, आज मैं उस ब्रज की धरती में, उस गोकुल में जाऊंगा उद्धव, उस बरसाने में जाऊंगा उद्धव, अब मुझसे रहा नहीं जाता उद्धव। अब ही गोकुल में जाऊंगो। अब ही गोकुल में जाऊंगो। अब ही बरसाने जाऊंगो। अब ही बरसाने जाऊंगो। मैं ब्रज में ही बस जाऊंगो। ओ मैं ब्रज में ही बस जाऊंगो। मैं ब्रज में ही बस जाऊंगो। ओ मैं ब्रज में ही बस जाऊंगो। कबहू नहीं लौट के आऊंगो, चाहे जब अपकीरत गावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं, मोहे ब्रज की याद सतावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं, मोहे
ब्रज की याद सतावे। वे ऊधो मन कैसे समझाऊं मोहे ब्रज की याद सतावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं मोहे ब्रज की याद सतावे। अरे ऊधो मन कैसे समझाऊं मोहे ब्रज की याद सतावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं मोहे ब्रज की याद सतावे। अरे ऊधो मन कैसे समझाऊं मोहे ब्रज की याद सतावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं मोहे ब्रज की याद सतावे। ऊधो मन कैसे समझाऊं मोहे ब्रज की याद सतावे। ऊधो को ब्रज की याद सताती है। वोटरों को वोट डालने के बाद 5 साल तक विधायक जी की याद सताती है। और अगर विधायक जी की किस्मत अच्छी हुई और लाल बत्ती मिल गई, विधायक जी मंत्री जी बन गए, तो पूरा क्षेत्र उनको वैसे ही खोजता रहता है जैसे ही भक्त भगवान को खोजते रहते हैं। भक्तों को फिर भी भगवान मिलने की उम्मीद होती है, मगर मंत्री जी के मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। सर, ये तो भक्त की बात हो गई, कृष्ण की बात हो गई। जी जी। अब जो लोकतंत्र के भक्त हैं, जो वोटर हैं, जिनकी इतनी दिक्कतों के बावजूद नालियां ठीक नहीं हैं, गलियां भरी हुई हैं, उन नालियों के कूड़े से, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। ये मुहावरा इतना घिस चुका है कि लग रहा है कि पाणिनि ने जब संस्कृत का व्याकरण लिखा होगा तभी शायद इस मुहावरे को 1600 साल बाद के नेताओं के लिए लिख दिया। आज भी बड़े फक्र से कहा जाता है कि साहब अंग्रेजों के जमाने का बना पुल है, अभी तक चल रहा है। कभी किसी हिंदुस्तान की सरकार के बनाए पुल के लिए इतनी तारीफ नहीं की जाती है। ऐसे हालात में लोकतंत्र के ये जो भक्त हैं, जो वोटर हैं, उनके लिए जो आपने गाना बनाया है वो सुनवाइए महावीर जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र का पर्व आपके बीच आ गया है और लोकतंत्र में अब वोट की चोट से ही व्यक्ति राजा बनेगा। पहले राजा का बेटा राजा होता था, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसका अधिकार था राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आज मतदाता राजा बनाते हैं, आदमी वोट से राजा बनता है। लोकतंत्र में यह सबसे बड़ा पर्व आया है। हर 5 वर्ष के बाद हम इस पर्व को मनाते हैं, तो भूल और चूक नहीं हो जाए। विकास के लिए वोट करना है और जो मतदाता हैं, जिनको वोट का अधिकार है, एक एक वोट आपका डले। इस लोकतंत्र के पर्व में आप हर व्यक्ति वोट डाले। यदि कोई व्यक्ति समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आप सबसे नीचे बटन है नोटा, उसका प्रयोग करें। ये आपको अधिकार मिला है। अरे जागो भारत के मतदाता, घर घर अलख जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। ओ जागो भारत के मतदाता, घर घर अलख जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। ए जागो भारत के मतदाता, घर घर अलख जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। जागो भारत के मतदाता, घर घर अलख जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। जो मताधिकार आपको मिला है, किसी के दबाव में, किसी लोभ और लालच में मत आ जाना। आपको स्वेच्छा से वोट डालना है। इस लोकतंत्र के पर्व में ये आपको अधिकार मिला है। मताधिकार मिला है तुमको, स्वेच्छा से मतदान करो। दबाव और लालच को छोड़ो,
विकास में योगदान करो। हाँ, विकास में योगदान करो। हाँ, विकास में योगदान करो। अरे दुनिया के देशों में भारत, हाँ दुनिया के देशों में भारत विकसित देश बनाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। ओ जागो भारत के मतदाता, घर घर अलग जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। जागो भारत के मतदाता, घर घर अलख जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। ओ जागो भारत के मतदाता, घर घर अलख जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर भय के, बिना किसी लोभ और लालच के आपको वोट डालना है। जिसको आप पसंद करते हैं, अब की बार आपको विकास पर वोट डालना है, न कि किसी जाति या धर्म पर वोट देना है। केवल विकास ही लक्ष्य है। इस देश और प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए केवल विकास पर वोट डालना है। राजा रानी का गया जमाना, नहीं चलेगी मनमानी। छुआछूत ना भेदभाव, सब समान है हिंदुस्तानी। सब समान है हिंदुस्तानी, सब समान है हिंदुस्तानी। अरे मत की कीमत अमूल्य है, हाँ मत की कीमत अमूल्य है। बहकावे में ना आना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। ओ जागो भारत के मतदाता, घर घर अलग जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। जागो भारत के मतदाता, घर घर अलख जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। जागो भारत के मतदाता, घर घर अलग जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। भाई और बहनों, यह लोकतंत्र का पर्व 5 वर्ष के बाद आपको मिला है। अब की चूक हो गई, कोई भूल हो गई, किसी के बहकावे में आ गए, तो 5 वर्ष तक ये हाथ आपके गिरवी रख जाएंगे। फिर ये हाथ कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए सोच समझ कर आपको वोट देना है। यही लोकतंत्र का पर्व फिर 5 साल बाद आपको मिलेगा। हाँ 5 बरस के बाद मिला है मतदाताओं को मौका। सोच समझ कर वोट डालना, मत खा जाना कोई धोखा। हाँ मत खा जाना कोई धोखा, भाई मत खा जाना कोई धोखा। अरे पानी बिजली सड़क खरंजा, हाँ पानी बिजली सड़क खरंजा, सुविधाओं को लाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। अरे जागो भारत के मतदाता, घर घर अलग जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। ओ जागो भारत के मतदाता, घर घर अलख जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। ओ जागो भारत के मतदाता, घर घर अलग जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। और इसीलिए लोकतंत्र में मतदाता को ही भाग्य विधाता कहा गया है। लोकतंत्र का भाग्य विधाता
केवल मतदाता होता है। आपको इन प्रत्याशियों का नहीं बल्कि प्रदेश और देश का भी भाग्य तय करना है इस वोट के जरिए से। लोकतंत्र में मतदाता ही देश का भाग्य विधाता है। बुरा चुनो या भला चुनो ये श्रेय आपको जाता है। ये श्रेय आपको जाता है। ये श्रेय आपको जाता है। अरे विकास के लिए अब के, हाँ विकास के लिए अब के 100% मतदान बढ़ाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। जागो भारत के मतदाता, घर घर अलग जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। अरे जागो भारत के मतदाता, घर घर अलग जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। जागो भारत के मतदाता, घर घर अलग जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। अरे जागो भारत के मतदाता, घर घर अलग जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। जागो भारत के मतदाता, घर घर अलग जगाना है। लोकतंत्र के पर्व में सबको वोट डालने जाना है। धन्यवाद महावीर चाहर जी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं देवदास होता तो जो बात महावीर चाहर इस शानदार गीत में कह रहे हैं उसको शायद यूं कहता कि एक वोट की कीमत तुम क्या समझोगे चुन्नी बाबू। पर फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो शहर आगरा है और आगरा का एक लड़का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रहा। क्या नाम था उसका? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा एक वोट की कीमत हिंदुस्तान की सियासत में शायद ही किसी को समझ में आई हो। और उसकी वजह नहीं 13 दिन की नहीं, उसकी वजह उनकी 13 महीने की सरकार है। अप्रैल 1999 का महीना था। कुछ महीने पहले तमिलनाडु की जो नेता, जो मुख्यमंत्री हैं एआईडीएमके की सुप्रीमो रही जयललिता, वो नाराज हो गई। हम लोग लल्लन टॉप की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी से मिले। हमने कहा कि साहब आपकी चाय पार्टियों से इतना सनाका क्यों खिंच जाता है? तो बोले नहीं वो जयललिता नाराज थी, मैं तो सिर्फ मध्यस्थता कर रहा था। और सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या मध्यस्थता की? उन्होंने चाय की 2 प्यालियों को साथ रख दिया। जब 2 प्यालियां साथ आई तो जयललिता और सोनिया गांधी भी साथ आई और तय ये हुआ कि अब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार को जाना होगा। जयललिता ने समर्थन वापस लिया। वाजपेयी जी के पॉलिटिकल मैनेजर्स ने बहुत जोड़ तोड़ की और एक बार फिर आगरा में जिस पार्टी का बहुत मजबूत बेस है, ऐसी बहुजन समाज पार्टी, उनकी नेता मायावती ने पहले तो एनडीए को यह भरोसा दिया कि हम एब्सटेन करेंगे, वोटिंग से गैर हाजिर रहेंगे। और उसके बाद आखिरी वक्त पर उनके 6 सांसद आए और उन्होंने एनडीए के खिलाफ वोट दिया। मायावती ने अपना राजनीतिक बदला पूरा किया। उन्हीं के शब्दों में कहें तो 2 लोग और थे जिनके ऊपर इस सरकार को एक वोट से गिराने का इल्जाम लगा। एक तो उड़ीसा के कांग्रेस के नेता गिरधर गमांग, जो फरवरी में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। इसके बावजूद उन्होंने कोरापुट की सीट से इस्तीफा नहीं दिया था और वोटिंग के लिए आए। दूसरे थे सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस से जुड़े हुए और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए जम्मू कश्मीर के नेता, जिन्होंने पार्टी की विप का उल्लंघन किया। उन्होंने उल्लंघन किया, सरकार गिर गई और देश पे लगभग 2700 करोड़ रुपए की चोट आई नए चुनाव करवाने में। हालांकि हर काले के बाद सफेद आता है, हर स्याह का एक उजला पहलू होता है और अच्छी चीज ये रही कि उसके बाद जो सरकार आई वो 5 साल चली। चलना हमें भी आगे है क्योंकि घड़ी की सुई नहीं रुक रही है मेरी लंतरानियां सुनने के बावजूद। मेरे बीच पवन आगरी जी हैं, हास्य व्यंग के कवि हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो आएं और मौजूदा सियासत पर अपने तन से भरे अंदाज में कुछ चीजें कहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। इस लल्लन टॉप शो में कुछ लल्लन टॉप बातें हो जाएं। मैं ये देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, मैं तो इशारों में बात करता हूं क्योंकि नाम लेना खतरे से खाली नहीं होता है। देखिए, अभी तक हाथी जंगल में सो रहा था, अब वो जागा है, थोड़ा सा चला है, पता नहीं उसकी मदमस्त चाल कहां तक पहुंचेगी। अभी तक जो कमल है, लोग कहते हैं वो कीचड़ में खिलता है, मुझे मालूम है, पर नोटबंदी की जो कीचड़ है वो इतनी ज्यादा दलदल में तब्दील हो चुकी है और उसकी छींटें लोगों के चेहरे पर इतनी आ चुकी हैं कि वो कितना खिल पाएगा, इस पर अभी देखना है। मैं देख रहा हूं कि साइकिल की रफ्तार काफी तेज है, लगातार चलती जाती है, किंतु बार बार जो उसकी चैन उतर जाती है उससे भी स्थिति डामाडोल है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मैं हाथ की क्या कहूं, वो तो खुद दूसरे की उंगली पकड़कर चल रहा है। ये स्थितियां हैं साहब। मैं आपको बताता हूं कि बुझे हुए दीप फिर से जलने लगे हैं, सियासत के द्वार फिर से खुलने लगे हैं। और जब से भतीजे ने दिल्ली में आयोग के सामने बाजी क्या मारी, चाचा सैफई में फिर से हाथ मलने लगे हैं। आपको पता होगा साहब, पहले जब सभाएं चलती थी नेताजी की, हमारे कलेक्ट्रेट पर भी ऐसा ही होता था। एक जगह नेताजी की सभा चल रही होती थी, दूसरी जगह लोग फिल्मी गाना लगा देते थे लाउड स्पीकर पर। जब मैं एक ऐसी सभा में गया, आजकल तो चुनाव आयोग का डंडा है, कहीं इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती होगी, तो पहले एक तरफ नेताजी की सभा चल रही है, दूसरी तरफ फिल्मी गाना गूंज रहा है। मैंने एक पंक्ति उधर से उठाई, एक पंक्ति उधर से उठाई और राजनीति का चरित्र को मैंने रेखांकन किया कि नेताजी ने भाषण दिया, चुनाव जीतकर हमें इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर दिखाना है, और तभी लाउड स्पीकर से गाना गूंजा कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये स्थितियां हैं साहब। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे राजनीतिज्ञ, बदन सिंह जैसे ईमानदार राजनीतिज्ञ शायद अब पैदा होना बंद हो गए, लेकिन आज राजनीति का चेहरा क्या हो चुका है मैं बताना चाहता हूं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन मेरा मानना है ये भ्रष्टाचार कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है, केवल वही चिल्ला रहा है जिसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। जैसे हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र, आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर वे कुछ उदास हो गए, पहले कुछ दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। बोले, अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहां खाने की सब में आदत है। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहां खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम अपना अगला सेशन शुरू करें, जिसका नाम है पॉलिटिकल किस्से, पवन आगरी ने जिन ईमानदार नेताओं का जिक्र किया, जिनके लिए पार्टियां बदलना मेन्यू कार्ड देख के व्यंजन बदलने की तरह आसान नहीं था, जो बरसों बरस एक ही लीग पर चलते रहे, और इसीलिए सियासत छोड़ने के बाद भी उनकी इतनी इज्जत होती है कि वो बुजुर्ग कहीं बैठ जाएं तो जो भी आता है उनके सामने सर झुका के शीश झुकाता है, प्रणाम करता है। आखिर मैं चाहूंगा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने उनसे कहा कि महावीर सिंह चाहर जी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब उनसे होली जरूर सुनवाइएगा। और अच्छी चीज यह है कि लोकतंत्र में तो सब तरह के रंग उछलते ही हैं। 11 को मतपेटी खुलेगी और उसके 2 रोज बाद
रंगों की पेटी खुलेगी। तो चाहर जी, मैं चाहता हूं कि सेशन के आखिरी में आप एक हमें होली का गीत सुनवा दें और उसके बाद हम अपना अगला सेशन शुरू करेंगे पॉलिटिकल किस्से, जिसमें हमारे साथ बदन सिंह जी होंगे, हमारे साथ प्रोफेसर शर्मा होंगी और चरण सिंह की जीवनी लिखने वाले शिक्षा क्षेत्र के बड़े व्यक्ति होंगे। आप में से जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं उन्हें बता दें, या जो देखना चाहते हैं अपने इष्ट मित्रों को बताना चाहते हैं, thelallanTop.com, TheLallanTop.com, thelallanTop.com वेबसाइट है। वेबसाइट पे ये प्रोग्राम लाइव दिखाया जा रहा है। देश में दुनिया में आप कहीं भी हो, इस प्रोग्राम का लाइव लुत्फ ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग फेसबुक पर हैं, जिन्हें लगता है कि वो दफ्तर में नहीं खोल सकते हैं या सफर में हैं, वो लोग फेसबुक पर thelallanTop सर्च करें और हमारे फेसबुक पेज पर भी इस इवेंट को लाइव दिखाया जा रहा है। और ये शो आप तक thelallanTop.com और फेसबुक चुनाव, ये दोनों साथ लेकर आ रहे हैं। देखिए यूपी के लोगों में कितना दम है कि फेसबुक की बड़ी दिलचस्पी हुई कि साहब उत्तर प्रदेश के लोग क्यों ऐसे ही ताल ठोक के कहते हैं कि हम देश चलाते हैं। तो हमने फेसबुक वालों से कहा कि भैया वो 80 सांसद भेजते हैं, 403 सदस्यों वाली विधानसभा है, और जो विधानसभा नहीं पहुंच पाते हैं उनको विधान परिषद में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो यूपी वाले तो ये कहेंगे ही कि वो देश चलाते हैं। हमारे कुछ साथी जो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं और इस इलेक्शन कवरेज के सिलसिले में घूम रहे हैं, वो बार बार हर शाम कहते हैं सर बहुत बड़ा है, सर इसके तो 3-4 प्रदेश और निकाल देने चाहिए, सिर्फ उत्तराखंड से काम नहीं चलेगा। और जिस ब्रिज प्रदेश में खड़े होकर मैं ये बात कह रहा हूँ वो एक बड़ा सियासी मुद्दा भी है। वेस्टर्न यूपी एक अलग प्रदेश की मांग कर रहा है, बुंदेलखंड एक अलग प्रदेश की, और पूर्वांचल भी एक अलग प्रदेश की मांग कर रहा है। सियासतदान अपनी सुविधाओं के हिसाब से इन प्रदेशों की मांग को हवा देते रहते हैं। फिलहाल वक्त है ब्रज भाषा में एक और लोकगीत का, होली से जुड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ब्रज की परंपरा है, जब हम होली खेलते हैं तो पहले एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही कन्हैया ने राधा को निमंत्रण दिया होली का। ब्रज में किस तरह की होली होती है, किस तरह की होली खेली है कन्हैया ने। पहले निमंत्रण दे रहे हैं राधा को कि इस बार हम होली जरूर खेलेंगे। होली खेले तो, होली खेले तो आए जइयो राधे ब्रसभान दुलारी। होली खेले तो आ जइयो राधे ब्रसभान दुलारी। ओ होली खेले तो आ जइयो राधे ब्रसभान दुलारी। होली खेले तो आ जइयो राधे ब्रसभान दुलारी। अब के आए जइयो फागुन में, हे अब के आ जइयो फागुन में, होली खेलेंगे आंगन में, होली खेलेंगे आंगन में, ओ होली खेलेंगे आंगन में, होली खेलेंगे आंगन में। ओ सब सखियन संग लिवा लियो गोरी के कर दऊं तारी। होली खेले तो आ जइयो राधे ब्रसभान दुलारी। होली खेले तो आ जइयो राधे ब्रसभान दुलारी। होली खेले तो आ जइयो राधे ब्रसभान दुलारी। ओ होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। ओ होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। ओ आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। ओ होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। ओ आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होली
कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, हाँ कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, ओ कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, ओ कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, ओ आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 कान के हाथ कनक पिचकारी, कान के हाथ कनक पिचकारी, ओ कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कान के हाथ कनक पिचकारी, ओ राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, ओ राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, ओ राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, ओ आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 होरी में मचाए दियो पूरा दंगा सखी सो श्याम होरिया, होरी में मचाए गयो हुरदंगा, हुरदंगा सखिए तो श्याम हुरियारो, ओ होरी में मचाए दियो पूरा दंगा, हुरदंगा सखिए तो श्याम हुरियारो, होरी में मचाए दियो हुरदंगा, हुरदंगा सखिए तो श्याम हुरियारो, धोखे से मेरे घर में आयो, धोखे में मेरे घर पे आयो, धोखे में मेरे घर पे आयो, धोखे में मेरे घर पे आयो, ओ ना काहू से बोल सुनायो, ना काहू से बोल सुनायो, ओ ना काहू से बोल सुनायो, ना काहू से बोल सुनायो, ओ ग्वालन कूले के मचावे दंगा सखी ऐसो श्याम होरिया, होरी में मचाए दियो हुरदंगा, हुरदंगा सखिए तो श्याम हुरियारो, ए होरी में मचाए दियो हुरदंगा, हुरदंगा सखिए तो श्याम हुरियारो, होरी में मचाए दियो हुरदंगा, हुरदंगा सखिए तो श्याम हुरियारो, अरे होरी में मचाए दियो होरा दंगा सखी ऐसो श्याम होरिया, होरी में मचाए दियो हुरदंगा, हुरदंगा सखिए तो श्याम हुरियारो, अरे खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, आज खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, आज खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, आज खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, ओ घेर लई सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगीली, ओ घेर लई सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगीली, छाए रही छबे छटा छबीली, छाई रही सब छटा छबीली, छाई रही सब छटा छबीली, छाई रही सब छटा छबीली, धप ढोल मृदंग बजाए बंसी की घन घोर, और खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, हाथ खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, आज खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, हाथ खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, आज खेलन बरसाने आए हैं हाथ खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, आज खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर होरिए। बहुत शुक्रिया महावीर जी। हमारा अगला सेशन है पॉलिटिकल किस्से। बाप दादाओं के जमाने में कैसी होती थी सियासत,
कैसे नारे लगते थे, क्या साइकिलों और बैलगाड़ियों से प्रचार होता था, दीवारों पर किस तरह की वॉल पेंटिंग होती थी, किस तरीके के वादे होते थे। अभी कुछ रोज पहले हम लोग एटा में थे। एटा में हमें एक बुजुर्ग राजनेता मिले, एक पार्टी से जुड़े हुए। वो पिछले चुनाव का किस्सा बता रहे थे कि जैसे ही बोले बेटा 2 राउंड की काउंटिंग हुई, मैं समझ गया कि मैं चुनाव हार रहा हूं और मेरा विपक्षी पार्टी का नौजवान प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। मैं वहां से बाहर निकला काउंटिंग के जगह से और मैंने कहा कि बेटा तुम चुनाव जीत रहे हो। और उसने जवाब दिया, क्या कह रहे चाचा, और मेरे पैर छू लिए। तो इस मुल्क में सियासत ऐसे भी होती है जहां राजनीतिक अखाड़े में लोग एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते हैं और साथ में एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव बना रहता है। लेकिन उन्हीं चुनावों में गुम्मा पत्थर भी चलते हैं, एफआईआर भी होती हैं, या जैसे चाहर जी कह रहे थे कि हुड़दंग कायम रहता है। हमारे अगले सेशन में हमारे मेहमान होंगे चौधरी बदन सिंह जी, जो 5 बार विधायक रहे, 2 बार विधायकी का चुनाव हारे। और मुझे चौधरी बदन सिंह का परिचय ये कह के दिया गया कि साहब जब ये चुनाव जीतते जीतते एक बार हार गए तो उन्होंने एक गाना बनाया और जब तक अगले चुनाव नहीं आए वो गाना गाते रहे पब्लिक के बीच जा जाके, और अगली बार गाने की दम पे चुनाव जीत गए। हमने चौधरी साहब से दरख्वास्त की, बोले गाना भी सुनाएंगे। चौधरी बदन सिंह पहली मर्तबा 1977 के चुनाव में इस देश में लोकतंत्र के इतिहास के लिए जो सबसे मुश्किल वक्त था इमरजेंसी का, उसके बाद के दौर में जब जनता ने ये नारा बुलंद किया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उस दौर में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। इसके अलावा हमारे साथ होंगे के.एस. राणा साहब। के.एस. राणा साहब आगरा में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम है। ये जो लाल स्वेटर में प्यारी सी बच्ची बैठी, इसके बगल में के.एस. राणा बैठे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बच्ची भी आई। बुजुर्ग आ रहे हैं, अच्छी बात है। बच्चों को आप शुरू से ये बताइए सियासत कोई बुरी चीज नहीं है। अगर उनमें ये समझ नहीं आएगी तो वो कैसे ये फैसला ले पाएंगे कि उन्हें किसको वोट डालना है। और लड़कियों को तो और भी ज्यादा बताइए, क्योंकि कुछ लोगों ने जबरन ये फरेब फैला रखा है कि लड़कियों की सियासत में दिलचस्पी नहीं होती है, जबकि लड़कियां तो पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं। तो के.एस. राणा साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे इस सेशन के तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर मृणाल शर्मा, जो आगरा की यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। डॉक्टर मृणाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है मैम आपका। और हमारे चौथे मेंबर जो उसमें रहेंगे वो आगरा के ही बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडिया टुडे संस्थान से जुड़े हुए हैं। उनका नाम है शिराज कुरैशी साहब। शिराज कुरैशी साहब हमें पॉलिटिकल किस्से सुनाएंगे। जब तक स्टेज तैयार हो, मैं सोच रहा था कि मैं भी आप लोगों को एक पॉलिटिकल किस्सा सुना दूं। क्या आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बंगाल में पैदा हुई, बंगाल की रहने वाली और पटियाला में पैदा हुई एक लड़की बने? पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, वो बंगाल की रहने वाली थी और पटियाला में उनकी पैदाइश हुई थी। और यहाँ पर जब चंद्रभानु गुप्त और आचार्य संपूर्णानंद के बीच कांग्रेस आला कमान ने देखा झगड़ा बहुत ज्यादा है, तो सुचेता कृपलानी को सीएम बना दिया। जब हम उत्तर प्रदेश का सियासी इतिहास खंगाल रहे थे तो हमें एक और दिलचस्प चीज पता चली कि यूपी, जिसका नाम पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, और मेरे ख्याल से आगरा भी कुछ वक्त तक उसकी कैपिटल रहा जी। और इसके पहले जो सीएम थे, हमें लगा गोविंद वल्लभ पंत होंगे, क्योंकि हम तो छुटपन से वही याद करते रहे थे। लेकिन यूनाइटेड प्रोविंस के पहले सीएम नवाब छतारी थे। बुलंदशहर के पास एक छोटी सी रियासत है, वहां के नवाब छतारी। और नवाब छतारी की खासियत यह थी कि उनके जो बाबा थे वो बहुत नाराज हो गए अपनी सरजमी से। बोले अब यहाँ तो जब 1857 की गदर विफल रही तो उन्होंने कहा अब तो साहब बरतानिया झंडा लहरा रहा है, अब इस जमीन पे नहीं रहना है, और वो अरब चले गए। लेकिन जब उनके बेटे और बहू का देहांत हो गया तो अपने पोते की खातिर वो वापस आ गए। फिर उस लड़के ने सियासी कद उसका लगातार ऊंचा होता गया, वो गवर्नर रहा यूपी का। और नवाब छतारी को आमों का बहुत शौक था और उनका रौतेला आम, भाई साहब बीच में ही चले गए, कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीजें ना हो, औचक और चौचक तो मजा भी नहीं आता है जी सर। लड़कों से गलतियां होती रहती है। अच्छा, तो हम लोग नवाब छतारी का जिक्र कर रहे थे, जिनका रौतेला आम लंदन में आमों की फेस्टिवल में पहला इनाम जीत के आया था, और लोग कहते हैं वो नवाब छतारी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्हीं के दौर में सरकारी भर्तियों में प्रतियोगी परीक्षाओं का चलन शुरू हुआ,
तो आप में से जो लोग रात दिन आंखें फोड़ते रहते हो एसएससी, पीओ, बैंक, पीसीएस, आईएएस के लिए, वो थोड़ा सा दोष नवाब छतारी को भी दे सकते हैं। मैं अपने सारे मेहमानों से ये आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं। राणा साहब, प्रोफेसर शर्मा, बदन सिंह साहब, कुरैशी साहब, आइए। सबसे ज्यादा शुक्रिया बदन सिंह जी का। 92 साल की उम्र, सुनने में दिक्कत होती है उम्र के चलते, चलने में दिक्कत होती है। इसके बावजूद हम नौजवानों ने जब उनसे कहा कि साहब आपके बिना लल्लन टॉप शो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो इतिहास की किताबें पढ़कर लोगों को पॉलिटिकल किस्से सुनाता हूं, मगर आपने वो इतिहास जिया है, उसके जो बहुत नामचीन किरदार रहे हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, चाहे इंदिरा गांधी, चाहे राजीव गांधी, वीर बहादुर सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, उन सबको इन्होंने देखा है। मेरे ख्याल से चौधरी बदन सिंह साहब के साथ एक उनके परिवार के सदस्य भी आए, वो भी माइक पे आप पास में आ जाएं ताकि अगर उनको सुनने में कोई दिक्कत हो तो वो बता सकें। मुझे बहुत डर लग रहा है इतने बुजुर्गों के बीच बैठने में, पर जब बाबा की उम्र का कोई व्यक्ति हो तो थोड़ा सा हौसला भी बढ़ जाता है। बाप की उम्र के लोगों से ज्यादा डरना चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। पॉलिटिकल किस्से दी lallantop.com की एक खास पेशकश होती है जिसमें हम नौजवानों को, नई उम्र की, नई फसल के लोगों को बताते हैं कि बाप दादाओं के जमाने में पॉलिटिक्स कैसी होती थी, इंदिरा जी के जमाने में, नेहरू जी के जमाने में। चौधरी साहब, ये बताइए कि 77 के चुनाव में जितने भी नेता जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े, उनमें से ज्यादातर जेल में थे। आप भी जेल में रहे, क्या थे वहां के हालात? नहीं नहीं, आप खड़े मत होइए, बैठे, खड़े होके बताएंगे। क्या बात। जो मुझे सवाल पूछा गया है, माइक पास जी, उससे पहले मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ, नहीं आप छोड़। उससे पहले मैं अपनी आयु के विषय में कुछ संशोधन चाहता हूँ। मैं 92 वर्ष का नहीं हूँ, 91 वर्ष 23 दिन का हूँ। जो पूछा गया सवाल है उसके सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शासन जो करना चाहते हैं उनको पहले संगठन में काम करना चाहिए, और जिसने संगठन में काम नहीं किया है, जिसने जनता की आवश्यकताओं को नहीं समझा है, वो कभी भी सफल राजनीतिक नहीं हो सकता। पहले जनता की आवश्यकताओं को समझना चाहिए। मुझे राजनीति में शौक चौधरी चरण सिंह जी की ईमानदारी से लगा। चौधरी चरण सिंह जी की ईमानदारी की जब लोग तारीफ करते थे तो मैं ये सोचता था कि इसी प्रकार का मैं राजनीतिक बनूं कि मेरी तारीफ करें ईमानदारी के लिए, तो हमको ईमानदारी का शौक लगा। मैं सन 1977 ईस्वी में जो चुनाव लड़ा, उससे पहले लोकतंत्र सेनानी के रूप में मैं 26 जनवरी सन 1975 ईस्वी को जेल में गया था, और जेल में जाने वाले लोगों को ही चौधरी चरण सिंह जी ने टिकट दी थी, और फिर मैं उस चुनाव में जीता था। मेरी मान्यता ये थी कि फतेहपुर सीकरी की आवश्यकताओं को मैं समझूं। सबसे मुख्य आवश्यकता फतेहपुर सीकरी की पानी की थी, वहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। तो मैंने तत्कालीन सिंचाई मंत्री बलवंत सिंह जी से, जब उन्होंने आगरा ज़िले को 37 राजकीय नलकूप दिए, तो मैंने ये पूछा कि फतेहपुर सीकरी को इनमें से कितने देंगे। जवाब था एक भी नहीं, और कारण था इसलिए कि फतेहपुर सीकरी पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से राजकीय नलकूप नहीं लग सकते। मैंने उनसे कहा कि देखिए,
मैं विधायक से पहले किसान हूँ। हम जब बोरिंग के लिए एक गड्ढा खोदते हैं तो उसके एक सिरे पर बोरिंग असफल हो जाता है और उसी गड्ढे के दूसरे सिरे पर बोरिंग सफल हो जाता है। तो इतना सघन सर्वेक्षण कहाँ फतेहपुर सीकरी का कर लिया गया कि ये मान्यता हो जाए कि वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो वो मेरी बात से कन्विंस हुए। मुझे उन्होंने कहा कि हम 5 राजकीय नलकूप आपको देंगे। उन्होंने 5 राजकीय नलकूप दिए। सबसे पहला नलकूप मैंने सामरे में लगवाया और वो इस प्रकार का नलकूप लग गया कि बिना इंजन, बिना मोटर, बिना किसी यंत्र के ऊपर पानी देता था, जिसको आर्टिजन वेल कहते हैं। इसके आधार पर फिर मैंने दूसरा राजकीय नलकूप लगाया, उसी में लगवाया, वो भी सफल हुआ और इसी तरह का वो निकला। तीसरा लगवाया, वो भी सफल हुआ। फिर दाऊदपुर में लगवाया, वो भी सफल हुआ। इसी क्रम से मैंने 24 राजकीय नलकूप लगवाए और जनता की वहाँ की मैंने सिंचाई की आवश्यकता पूरी कर दी। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में एक भी गांव मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें सड़क न बनवाई हो। छोटे से छोटे नगले के लिए सड़क है, उसमें एक भी गांव ऐसा नहीं है फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में जहां पर के बिजली न हो। पूरे गांव में बिजली है। एक भी गांव इस प्रकार का नहीं है जहां पर के आवश्यकता के अनुसार अस्पताल न बनवाए हों। तो मैं ये जानता था कि फतेहपुर सीकरी की तरह से राष्ट्रीय मार्ग पर कितना लोड पड़ता है। मैं ये जानता था किस आदमी की लड़की कहाँ ब्याही है, किसका लड़का कहाँ ब्याया है और उस घर में कितनी खेती है, उसका नौहरा कहाँ है, उसके नौहरे में कितनी भैंसें हैं, कितनी 2 थनी भैंसें हैं, कितनी 4 थनी भैंसें, कितनी उसमें गाय हैं। और मैं ये जानता था कि उसका खेत कहाँ पर है, उसके फलदार वृक्ष हैं कि उसमें सायादार हैं, उसकी खेती कमज़ोर है। तो मैं उनको बताता था कि इसमें गोबर का खाद दिया कीजिए, रासायनिक खाद मत दीजिए, इससे खेती बीमार हो जाती है। ये बदन सिंह जी, आपने इतने सारे विकास कार्यों का जिक्र किया। एक बार तो ऐसा रहा कि आप जनता पार्टी से चुनाव लड़े और आप ही की सरकार थी, सीएम आपका था। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे तब काम करवाना कितना आसान होता था? देखिए, मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो या अन्य किसी पार्टी का हो, काम जब होते हैं जब शक्तिशाली विरोध होता है। जब विरोधी शक्तिशाली नहीं होंगे तो कोई भी सरकार सुधर नहीं सकेगी। विरोधी वह व्यक्ति होता है जो कि सबसे अधिक विधानसभा का, लोकसभा का ज्ञान रखता है और वो सरकार की अच्छी तरह से सभी बातों की आलोचना कर सकता है, तभी कोई भी सरकार सुधर के काम करती है। हम लोग जी, आप बैठ जाइए सर। मैं बदन सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया, इस अंचल के सबसे बड़े नेता, किसानों के सबसे बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 1967 के चुनाव में जब संवित सरकारें बनी, राज्य के कई सूबों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। आपने चौधरी साहब की बायोग्राफी लिखी है। चौधरी साहब के ज़माने की पॉलिटिक्स का कोई किस्सा सुनाइए जो हम लोगों के लिए नया हो और हमें समझ में आए कि साहब उस टाइम सियासत कैसे होती थी। नहीं, आप बैठे रहिए क्योंकि मेरे ख्याल से वो कैमरे के लिए भी ज्यादा दुरुस्त होगा, उनके लिए सुविधाजनक होगा। चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसा नाम है जिसमें ईमानदारी के साथ मर्यादा का भी जिक्र है, सेकुलरिज्म और समाजवाद भी उनसे जुड़ा है, गांव के खेत और खलियान से देश के विकास का रास्ता गुजरता है। ये चौधरी चरण सिंह का नारा था। सबसे खास बात ये थी कि चौधरी चरण सिंह को टिकट के बंटवारे में कोई प्रभावित नहीं कर सकता था। आज
जो चापलूसी करके टिकट बांटे जाते हैं, वो सिस्टम उनके ज़माने में नहीं था। मुलायम सिंह जी आज जो उत्तर प्रदेश में धरतीपुत्र कहे जाते हैं, वो चौई चरण सिंह की स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपने जीवन में नेहरू परिवार के परिवारवाद के खिलाफ संघर्ष किया और बेईमानी के ऊपर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 16 विधायकों को साथ लेकर के 67वें कांग्रेस से सीबी गुप्ता जो मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ इसलिए विद्रोह किया कि उन्होंने कहा था कि जो बेईमान मंत्री हैं, एक मेरठ मंडल के थे, मैं अगर नाम ले दूं, बहुत पुराने जमाने की बात हुई, गिरधारी लाल जी, और एक आगरा मंडल के अलीगढ़ से थे मोहनलाल गौतम। इन दोनों पर बेईमानी के चार्ज थे। चौधरी साहब ने कहा मैं स्वयं सीएम का दावेदार था, लेकिन गुप्ता जी मैं केवल एक कंडीशन पर आपके साथ जुड़ सकता हूं, सरकार में रह सकता हूं, कि आप बेईमान मंत्री कोई भी अपने मंत्रिमंडल में नहीं लेंगे। गुप्ता जी ने उनको आश्वासन दिया, लेकिन कोई परिस्थितियों के समझौते होते हैं राजनीति में, और सीबी गुप्ता साहब ने, वो स्वयं भी अलीगढ़ को बिलोंग करते थे, सीबी गुप्ता, उन्होंने उन दोनों को मंत्रिमंडल में ले लिया। इसके बाद चौई चरण सिंह को गृह मंत्री और कृषि मंत्री दोनों मंत्रालय ऑफर किए गए, लेकिन जिस दिन सदन होने वाला था विधानसभा का, चौई चरण सिंह स्वयं अपने 16 विधायकों को साथ लेकर के विपक्ष की सीटों पर आकर के बैठ गए। और उस समय मर्यादा ये थी कि सीबी गुप्ता साहब ने इस बात को समझ के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, और उसके दूसरे धड़े और लोहिया जी के आंदोलन से चली हुई सोशलिस्ट पार्टी, इन सब ने मिलकर के देश में पहली सम्मिलित सरकार बनी चौई चरण सिंह के नेतृत्व में। उसके मुख्यमंत्री चौई चरण सिंह बने, और इस मर्यादा के ऊपर 11 महीने के बाद चौई चरण सिंह ने त्यागपत्र दिया कि उनके सहयोगी जो दल के लोग थे सोशलिस्ट पार्टी के, खासतौर से नेताजी के नाम से पॉपुलर रहे राजनारायण जी, जिन्होंने रायबरेली में कभी इंदिरा गांधी को भी परास्त किया, और राजनारायण जी ने कहा कि इंदिरा गांधी रायबरेली जा रही हैं, अमौसी एयरपोर्ट पर आएंगी, आप हमारा नेतृत्व करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे दल के नेता हैं, आप उनको रिसीव नहीं करेंगे। चौई चरण सिंह ने मर्यादा की बात कहते हुए कहा कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, इंदिरा गांधी मेरी बहन के समान है, लेकिन ये प्रोटोकॉल कहता है कि जब प्रधानमंत्री प्रदेश में आएगा और राजधानी में आएगा तो मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल में उसके पास जाना होगा। मैं जरूर जाऊंगा, कार्यक्रम में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन उनकी आगवानी करूंगा। और उनकी आगवानी करने चौधरी साहब अमौसी एयरपोर्ट गए, और उनकी आगवानी करने के बाद आते ही राजनारायण जी ने 68 एमएलए थे सोशलिस्ट पार्टी के उस समय, उन्होंने विद्रोह किया कि आपने गलत किया है, तो उन्होंने त्यागपत्र भेज दिया। ये मर्यादा थी चौधरी चरण सिंह की, अपनी नैतिक व्यक्तिगत। और दूसरी मर्यादा की मैं बात करता हूं कि आज जो नेता चलते हैं इतने अदने हैं कि वो जिला मुख्यालयों पर जनसभा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जबकि आज तक के इतिहास में मैं नहीं समझता कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो जो सड़कों पर डोल के चला गया हो। रैली की बात की जाती है, शो की बात की जाती है, वो अपनी जगह है, ये छुटभैया नेताओं के लिए हैं, लेकिन आगरा के रामलीला मैदान को वोट के पीरियड में भरने की हिम्मत या तो इंदिरा गांधी में थी, या चौधरी चरण सिंह में थी, या तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर थी, और कोई इस रैली को, इसको रामलीला के मैदान को भर नहीं पाया। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात कह दूं कि मैंने स्वयं चौधरी साहब की मीटिंगों का संचालन किया है। माननीय बदन सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे 85 में, मेरे एक ब्रदर थे वो भी चुनाव लड़ रहे थे जालबाग से, मैंने मीटिंग का संचालन कर रहा था कोला में, दूसरी मीटिंग रुनकता में थी बदन सिंह जी के क्षेत्र में। सवेरे 8 बजे मीटिंग थी, जाड़े में, ठंड में, हमने वॉलंटियर्स लगा के क्षेत्र में मीटिंग खड़ी कराई थी। पूरे क्षेत्र में कैंपस बन गया था, छावनी बन गया था पीएससी का, और वहां पे जनता डर रही थी, माइक से अनाउंस करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद जब चौई चरण सिंह 8 बजे मीटिंग स्थल पर पहुंचे, मैं मंच पे संचालन कर रहा था बुलाने के लिए, तो केवल चौई चरण सिंह के मंच पर
या तो जो सभा की अध्यक्षता कर रहा होगा वो बैठेगा, जो संचालन कर रहा होगा वो होगा, या चौधरी साहब के साथ जो मंच में आ रहा हो वो होगा। लोकल नेता की, किसी एमएलए एमपी की हिम्मत नहीं कि उनके मंच पे जाकर के खड़ा हो जाए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि चौधरी साहब 8:10 पर चारवाटी कॉलेज के प्रांगण में पहुंचे और इतने टेरर के बाद पूरे क्षेत्र में पीएससी पड़ी थी, झगड़ा होके चुका था कि चौधरी साहब जब पहुंच रहे थे और जब मीटिंग खत्म हुई 45 मिनट का भाषण हुआ उनका चुनाव के टाइम में, वो चुनाव के टाइम में कोई लोकल मुद्दों की बात नहीं करते थे, वो केवल राष्ट्रीय मुद्दों, देश के विकास, प्रदेश के विकास, इन मुद्दों की बात करते थे। मीटिंग जब तक टूटी तब तक रैलियों का, रेलों का आना जाना बना रहा और बदन सिंह जी क्षेत्र तक जाने तक वहाँ ग्राउंड भर गया, सड़कें भर गई। और मंच की 1 मिनट की बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि उत्साह में जब मैंने सामने से चौधरी साहब को आते कहा, मैंने माइक लगाया कि माननीय चौधरी साहब आपके बीच में आ रहे हैं, किसानों के देवता आपके बीच में आ रहे हैं। चौधरी साहब जब मंच पे आए, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, ये उंगली खड़ी करी और मीट में पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी। एक नौजवान साइड से जबरदस्ती आके माइक पर जिंदाबाद के नारा लगाने के लिए खड़ा हुआ, चौधरी साहब ने यूं छड़ी उठाई और नौजवान जो का तो पीछे को पलट गया। मतलब चौधरी चरण सिंह की मीटिंग का डिसिप्लिन देखने लायक था। वो डिसिप्लिन आज की तारीख में पार्टियों में कहीं नहीं मिलता। ये सुनना बहुत दिलचस्प है कि चौधरी साहब ने लाठी उठाई और नौजवान छड़ी उठाई और नौजवान पीछे हट गया। आज की तारीख में कोई लाठी उठाएगा तो फिर तुरंत टीवी चैनल वाले उसको बार बार दिखा के ये देखिए उठाई लाठी लाठी लाठी। खैर, प्रोफेसर शर्मा, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं स्टूडेंट्स को, कोई आपको ऐसा लगता है क्या कि आजकल के नौजवानों में, खासतौर पर जो पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी राजनीति में दिलचस्पी कम है, या कुछ आपको पढ़ाते टाइम लगा हो कि उनकी पॉलिटिकल सोच किस तरफ जा रही? कोई क्लासरूम का वाकया बता सकें आप, या आगरा के पॉलिटिशियंस का कोई वाकया जो आपके लिए केस स्टडी के तौर पे रहा हो? देखिए, हेलो, हाँ, देखिए कोई वाकया तो ऐसा नहीं मैं बता सकती क्योंकि मैं डायरेक्ट राजनीति से संबंधित नहीं हूँ। क्लासरूम का कोई वाकया? क्लास का मैं बता सकती हूँ आपको कि आजकल के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी सोच बड़ी संकीर्ण होती जा रही है। सोच संकीर्ण इसलिए हो रही है कि उनके सामने जो मुद्दे हैं वो कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं क्षेत्र, इन सब में सीमित हो गए हैं। यदि हमें मतदान करना है, यदि हमें अपने देश के बारे में सोचना है, राज्य के विकास के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। और मैं अपनी क्लास का, मैं पीजी एमए प्रीवियस की आपको एक घटना बताती हूँ कि क्लास में सिर्फ लेक्चर देना ही काफ़ी नहीं होता है। मैं लेक्चर के साथ साथ बच्चों का एक्स टेम्पोर भी लेती हूँ, ऐसे राइटिंग भी, कोई भी इमीडिएटली जो भी करंट हमारा अफेयर चल रहा है उसके बारे में उनसे बुलवाती हूँ, लिखवाती हूँ और कुछ क्वेश्चन उनको अपनी तरफ से देती हूँ। उसमें 100 में से यदि 80% छात्रों का मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार उनको एक टॉपिक दिया कि क्या आप वर्तमान में ये जो नोटबंदी का मैटर है इससे आप सहमत हैं या असहमत हैं। मैं उस समय की बात कर रही हूँ जबकि यही 8 तारीख थी और नोटबंदी का रात को डिक्लेयर किया गया था। तो और उस समय आप ये मान के चलिए कि चारों तरफ एक तरह से हाहाकार सा मचा हुआ था। छात्र छात्राओं ने जो मेरे सामने अपने व्यूज रखे, उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उनका ये मानना था कि मैम, क्या हम थोड़े समय तक किसी भी कार्य के लिए धैर्य नहीं रख सकते? क्या आज ही हमें नई शर्ट खरीदनी है? क्या आज ही हमें घूमने जाना है?
या जो पिक्चर रिलीज हुई है आज ही देखनी है, इसके लिए क्या हम थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते? क्या हम अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सीमित नहीं कर सकते? इसके साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनका ये कहना था कि ये जो नोटबंदी है इसने हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक, मेडिकली काफी कुछ एक तरह से बांध दिया है। मैंने कहा कि तुम्हारी और तुम दोनों पक्षों की बात सुन के मैंने यही कहा कि आप दोनों अपनी तरफ से बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब एक आपस में चर्चा करिए। उनको मैंने एक क्लासरूम में बैठाया अपने गोलाई में, एक्चुअली गोल राउंड टेबल तो नहीं हो सकती थी, तो मैंने उनसे कहा कि कुछ इधर उधर आप डिवाइड हो जाइए और उसमें मुझे एक सार निकाल के दीजिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। सबकी एक बात थी कि मैम अब हमें कश्मीर में आतंकवाद की कोई घटना सुनाई नहीं दे रही है। मैडम इस समय वर्तमान में हम लोग आगरा में या उत्तर प्रदेश में, देखिए किसी पार्टी के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है, कुछ क्रिमिनल केस समय समय से बढ़ते चले जा रहे थे, उनमें भी रोकथाम हो गई है। ये उन लोगों का एक व्यू निकल के आया जो मैंने आपको शेयर थैंक यू प्रोफेसर। शिराज साहब, आप तो आगरा की सियासत को पत्रकार होने का एक फायदा ये है, हम हर खबर लिख तो नहीं पाते हैं, दिखा तो नहीं पाते, लेकिन पता सब चलती रहती है ऑफ द रिकॉर्ड। तो आप तो यहाँ की सियासत को कई दशकों से देख रहे हैं, कोई आगरा का मजेदार किस्सा सियासत से जुड़ा हुआ? आगरा एक सियासत की नगरी ही नहीं, ताजमहल की वजह से ही मशहूर नहीं है दुनिया में, लेकिन यहाँ की सियासत भी एक माइक थोड़ा सा ऐसे रखें, तिरछा, मुख्य केंद्र रही है। सुलह कुल की नगरी भी आगरा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने फतेहपुर सीकरी से सुलह कुल की एक आवाज़ उठाई थी जो पूरे संसार में गूंजी थी। लेकिन वक्त गुजरा, सियासत ने तरह तरह के रंग बदले और नई सियासत का जन्म हुआ। आज से चौधरी साहब ने 72 की बात सुनाई, मैं उससे पहले का एक किस्सा सुनाता हूँ। जब फिरोजाबाद जिला जो था आगरे में ही था, उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस और जनसंघ, इनका बोलबाला था, चार पार्टियों का। रिपब्लिकन पार्टी से स्वर्गीय हाजी हैदर बख्श इलेक्शन लड़े, कांग्रेस से सेठ अचल सिंह थे। इससे पहले भी सेठ अचल सिंह एमपी रह चुके थे आगरा के, और जनसंघ से थे स्वर्गीय राजनाथ कुंजरू। उस समय जो इलेक्शन मैंने देखा वो शायद आज तक देखने को नहीं मिला। तीनों पार्टियों का बोलबाला था, बहुत तेजी से इलेक्शन हुआ। दलित मुस्लिम एक प्लेटफार्म पे थे, बाकी दूसरी जाति एक प्लेटफार्म पे थी, और 100% ये हो गई थी कि स्वर्गीय हाजी हैदर बख्श भारी बहुमत से जीतेंगे। वक्त ने पलटा खाया, क्योंकि एक रात में इलेक्शन बहुत कुछ मोड़ ले जाता है। एक गुप्त मीटिंग हुई, वक्त ने पलटा खाया, हाजी हैदर बख्श और राजनाथ कुंजरू दोनों हार गए। स्वर्गीय सेठ अचल सिंह पुनः मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। उसके बाद वो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे आगरा से। जब वो बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने भतीजे निहाल सिंह जैन को एमपी का इलेक्शन लड़वाया, माननीय इंदिरा गांधी से टिकट दिया, और वो पुनः फिर उन्हीं की परिवार का बंदा सेठ निहाल सिंह जैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। अच्छा, बदन सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
आप बैठ के ही कहेंगे तो। नहीं, मैं बैठ के इसलिए नहीं कहूँगा कि फिर आप मुझे बुढ़ा कहेंगे। अरे मैं आपको कतई बुढ़ा नहीं कहूंगा। बैठ जाइए, बैठ नहीं। देखिए, चौधरी साहब के विषय में मैं दो बात कहना चाहता हूँ। एक तो चौधरी साहब को राजनीति में जातीयता का बहुत आरोप लगाया गया, लेकिन चौधरी साहब जो अपना भाषण देते थे तो वो ये बताते थे कि मुझे लोग जातीयता का दोष लगाते हैं, लेकिन मेरे 5 दोस्त हैं, उनमें से एक भी जाट नहीं है। तो एक तो बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो रालोद के व्यक्ति हैं वो चौधरी चरण सिंह के 5 मित्र गैर मित्र बता सकते हैं? कोई भी बताए, हिम्मत करके मेरे सामने आए और बताए। उदित नारायण शर्मा फतेहपुर, जयराम वर्मा फैजाबाद, राम बच्चन यादव, सेठ पृथ्वीनाथ सेठ मेरठ, और महादेव प्रसाद जो के एक पैर से लंग करते थे। इनमें से 5 में से एक भी जाट नहीं है, गैर जाट हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी साहब के काम करने के तरीके एक विशेष प्रकार से महत्व रखते थे। आज पद्मश्री दिलवाई जा रही हैं, साहित्यकारों को दिलवाई जा रही हैं, दूसरे अन्य गुणों को प्रदूषित वो बताने के वाले लोगों को दिलवाई जा रही हैं। क्या किसान को कभी पद्मश्री दिलवाई गई है? यह चौधरी चरण सिंह था भारतवर्ष में जिसने कि नथी सिंह अरहेरे को पद्मश्री कृषि में दिलवाई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का व्यक्ति जो आज वायदा कर रही है सब पार्टी, लगान माफ करेंगे, बिजली देंगे, ऋण देंगे, कम ब्याज पर देंगे, तो वो ये कोई वायदा नहीं कर रहा है कि कृषि के लिए हम क्या करेंगे, कोई पद्मश्री देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये जातवाद का काम रहेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, शत्रुघ्न सिन्हा उनके पास पहुंचे कि मुझे मंत्री बना दीजिए। अटल जी ने कहा, भैया 25 पार्टियों को लेकर के चल रहा हूँ, तुम क्या करोगे, तुम तो सारे हो। तो उन्होंने कहा, तेरे में खाने की अजब दस्तूर है साकी, जाम उन्हीं को मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तो अटल जी ने उनको मंत्री बना दिया और बड़ा महत्वपूर्ण विभाग दिया, स्वास्थ्य विभाग दिया। तो वो लोकसभा में तो कभी बैठते नहीं थे, कभी विदेश में जा रहे हैं, कभी अपना कहीं सिनेमा बना रहे हैं, कहीं इस प्रकार के काम में तल्लीन रहते थे। तो एक सवाल उनका लगाया गया था, तो उसके मंत्रियों से जो सवाल पूछे जाते हैं उनके उत्तर उनके सेक्रेटरी लिख के दे देते हैं, संभावित सवालों के भी उत्तर दे देते हैं, उन सब के उत्तर लिख देते हैं। लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दे पाए। तो भोपाल के एक लोकसभा सदस्य ने कहा कि बड़ी जिद करके तू मैकस में खाने में आया था, आज जिद कितनी भी कर ले पर तुझे पीना नहीं आता। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जब तक आदमी विधानसभा की कार्रवाइयों को, लोकसभा की कार्रवाइयों को नहीं समझेगा, उसकी धारा दफाओं को नहीं समझेगा, तो वो कभी भी अपनी जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता। क्या कोई बता सकता है कि विधानसभा में आज एक नाम नहीं लूंगा, केवल आगरे का एक व्यक्ति बोलता है तो 3 से 1 धारा में बोलता है? क्या विधानसभा की दूसरी धारा नहीं है? नियम 51 नहीं है, नियम 56 नहीं है,
नियम 63 नहीं है, नियम 3 से नहीं है, नियम 1 से 22 नहीं है। इन धाराओं में कोई नहीं बोलता है। और मैं कहता हूँ कि जो विधानसभा में नहीं बोल सकता वो जनता की कभी सेवा नहीं कर सकता। शासन के द्वारा जनता की समस्याओं का हल होता है। जब वहाँ जाने वाले आज सब लोग फतेहपुर सीकरी से खड़े होना चाहते हैं। क्यों खड़े होना चाहते हैं? ये जाटों की कमर कस उनसे उनकी कमाई के लिए खड़े होने हैं। चाहे कोई खेरागढ़ का है तो वहाँ फतेहपुर सीकरी से खड़ा होगा, चाहे कोई वहाँ का है दयालबाग का है तो फतेहपुर सीकरी से खड़ा होगा और जाके 14 साहब की मूर्ति पे फूल चढ़ाएंगे। अरे 14 साहब की मूर्ति पे फूल चढ़ाने से कोई काम चलेगा क्या? 14 साहब के सिद्धांतों को समझो, 14 साहब के कामों को समझो, तब आप जनता की सेवा कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कभी घोड़ा गाड़ी नहीं रहे, कार और जीप नहीं रही। जब मैं वहाँ पर जाता था सर्किट हाउस में, एक दफ़े वो आए, मुख्यमंत्री आए उत्तर प्रदेश के, अभी नाम बता दूंगा। तो मैं रिक्शे में रुई की मंडी से चलता था। रिक्शे वाला मांगता था 12 रुपये लूँगा, मैं कहता था 8 रुपये दूंगा और फिर मैं चल देता था कि अब नहीं ये बैठेगा। 10 रुपये में सौदा हो जाता था। मैं रिक्शे में बैठ करके सर्किट हाउस गया। वीर बहादुर मुख्यमंत्री आए थे। तो मुख्यमंत्री के आने पर सब मंत्री इधर उधर के सब वहाँ पर मौजूद थे। सर्किट हाउस में भीतर घुस गया। पुलिस वाले ने कहा रिक्शा नहीं जाएगा। मैंने कहा जाएगा। तो उन्होंने अपने अधिकारी को बुलाया, उन्होंने कहा एमएलए साहब रिक्शा नहीं जाएगा। मैंने कहा जाएगा कि नहीं ऐसा मत कीजिए। तो मैंने कहा ये बताओ कि दूसरे विधायकों की कार और जीप गई हैं कि नहीं? कहाँ सा गई हैं? तो उनकी सवारी कार और जीप थी और मेरी सवारी रिक्शा है, रिक्शा जाएगा कि नहीं? तो अरे जा जा भैया जल्दी छोड़िया, जल्दी छोड़िया। तो मैं इस प्रकार से सदैव लड़ा। बहुत शुक्रिया बदन सिंह जी। मेरा वश चले तो ये किस्से हम लोग पूरी रात सुनते रहे और कह लेंगे जी, थोड़ा सा वक्त की कमी है केवल जी जी। जब मैं फर्स्ट क्लास में गाड़ी में बैठने के लिए जाता था तो उसमें से उतरने वाले सवारी कहते थे मुझे देख के, मेरी वेशभूषा को देख करके, कि ये तो फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, मानो मैं उसमें बैठने का अधिकार नहीं रखता। तो इस वेशभूषा से काम नहीं चलता। ये देश वो देश है भाइयों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कुली का काम करते थे और फिर वहाँ पर उस भाषण में शामिल होते थे। तो आपने ये कहा कि फतेहपुर सीकरी से हर आदमी लड़ना चाहता है। फतेहपुर सीकरी मुगलिया सल्तनत की राजधानी रही है, तो राजधानी हर आदमी लड़ना चाहेगा। राजधानी रही थी जब तो लोकतंत्र ही नहीं था। अब राजधानी नहीं रही है फतेहपुर सीकरी। रॉ में कोई चुन जाए तो चुन जाए, लेकिन जो जनता की सेवा नहीं कर सकता वो नहीं चुन सकता है। और जनता की सेवा करनी चाहिए। देखिए यूरोप में स्विट्जरलैंड देश है, वहाँ पर पावर ऑफ रिकॉल है। अगर चुना हुआ जनता की सेवा नहीं करता प्रतिनिधि तो उसको वापस बुला लेता है। लेकिन भारतवर्ष में विशाल देश होने की वजह से, बड़ा देश होने की वजह से ये पावर ऑफ रिकॉल तो नहीं जाहिर हो सकती, लेकिन 5 वर्ष के बाद तो मौका आता है वोट का। तो अब ये मौका आया है कि आप ऐसे आदमी को वोट दीजिए। सब वहाँ फतेहपुर सीकरी से क्यों खड़े होंगे? अपने क्षेत्र से क्यों नहीं खड़े होते? जब वो ऐसे कार्य करता है तो अपने क्षेत्र से खड़े हों। तो ये सब बात है। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पे फूल चढ़ाने से कभी भी जीत नहीं हो सकती। उनके सिद्धांतों को अपनाइए, जनता की सेवा कीजिए। और ये जनता जो है इतनी समझदार है कि तुम जितना इसको धोखा दोगे वो तुमको, वो जनता भी धोखा देना जानती है। वोट दो सा, हाँ दंगे सा, हाँ वोट दे
सब ईश्वर भला करेगो। जब ईश्वर भला करे की बात कहो तो समझ लियो कि कबो वोट नहीं देगो। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं। अब यह कार्यक्रम में मैं बाधा नहीं डालना चाहता। बहुत शुक्रिया। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। हम लोग किताबों में पढ़ते हैं इस तरीके के वाक्य। एक आदमी जो साक्षात किताब है, चौधरी बदन सिंह। आपको अपनी जिंदगी में कितने ऐसे विधायक या मंत्री मिलेंगे जो एक रिक्शे से ये तय करेंगे कि भाई 8 रुपए में जाएगा कि 10 रुपए में जाएगा, और सर्किट हाउस के कर्मचारी से झगड़ा करें। मुझे तो आज तक कोई विधायक किसी 4 पहिया गाड़ी से नीचे नहीं लगा। किसी से भी मिलिए तो बोले जी क्यों नेता बनना चाहते हैं, तो लाल बत्ती की कार चाहिए, कोठी चाहिए। और बदन सिंह जी हैं जो रिक्शे से ही सर्किट हाउस चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो पहचान लें इन बुजुर्गों को, इन दरख्तों को। इनकी छां में आप जितना बैठेंगे उतना सुकून मिलेगा। और मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है, ये लल्लन टॉप की तरफ से मैं अपील किए जा रहा हूं आप लोगों से कि कोई नौजवान बदन सिंह जी के साथ बैठे और अगर उनके सारे किस्सों को कलमबद्ध कर ले तो ये बहुत ही कमाल की चीज होगा, कमाल का राजनीतिक दस्तावेज होगा। आप लोग दी लल्लन टॉप शो में आए। मैम, हमारे पास वक्त की कमी है, हमारा अगला सेशन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा सारे मेहमानों से। बहुत शुक्रिया आप लोग आए। हमारा अगला सेशन है जनता का घोषणा पत्र। नेता आते हैं, वादों की फेहरिस्त लगाते हैं। बोलते हैं साहब हम आपके लिए बिजली देंगे 24 घंटे। बहुत सारे नेता आ रहे हैं, मंच से ये बात बोल रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि पानी 24 घंटे मिलेगा। सड़क बहुत एकदम कोई किसी के गाल जैसी सड़क बनाने की बात करता है, कोई पेरिस और न्यूयॉर्क का उदाहरण देता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जनता के नुमाइंदों को बुलाया जाए, किसान, नौजवान, वकील, पत्रकार, कारोबारी, समाज सेवक, और वही आकर बताएं कि जनता का घोषणा पत्र क्या है, नेताओं ने कितने काम किए, कितनी फर्जी बातें की और कितनी चीजों को असल में पूरा किया। बैठिए सर। आप आशीष जी जो भी अगले सेशन के गेस्ट हो उनको स्टेज पर बुलाएं। और हाँ, और तब तक यहाँ पे बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी पॉलिटिकल समझ क्या है। क्या नाम है आपका? अनुराग मिश्रा सर। अनुराग मिश्रा जी सर। अनुराग, ये बताइए आगरा में किसी नेता ने कुछ अच्छा काम किया है? सर अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, जो क्योंकि जो उनके चापलूस होते हैं उनकी तरफ काम किया जाता है। अगर उनकी रैली में आप नहीं आओगे तो आपके साथ काम, आपकी सोसाइटी में काम नहीं होना है। अच्छा, ये ऐसा है। बीजेपी विधायक के साथ है, बीजेपी विधायक। आपका क्या नाम है? सर अभिषेक। अभिषेक, आप आगरा के नौजवान हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है विकास के पैमाने पर? सबसे ज्यादा देखी जाए तो यहाँ पर गंदगी बहुत है। गंदगी के विषय में यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ कूड़ा फैलाया जा रहा है। सड़कें इतनी गंदी हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ज्यादा गंदगी का विषय। गंदगी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? निमिषा। निमिषा, ये बताइए, यूपी में एक बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का भी है। कहा जाता है कि साहब बहन बेटियां सुरक्षित हैं, नहीं है। डू यू फील सेफ? आपको सेफ लगता है जब आप आगरा की सड़कों पे निकलती हैं? एग्जैक्टली बोलूँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज अगर मैं अपने दम पे जाऊँ तो हाँ मैं संभाल लूंगी, बट अंदर ही अंदर रहता है, पता नहीं कब क्या हो जाए, who knows। लॉ एंड ऑर्डर की बात रही तो अगर हम गर्ल्स का तो है ही प्रॉब्लम। अगर हम नॉर्मल ट्रैफिक भी देखें तो साहब मतलब हवलदार और जो भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं वो खड़े होके बातें करने में लग रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि ट्रैफिक कितना बढ़ता जा रहा है। तो गर्ल्स का तो है प्रायोरिटी में, तो वही प्रॉब्लम है। बट और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी डिस्कस हुई नहीं है, होंगी तो तब भी आंसर देंगे। अच्छा, नोटबंदी का जिक्र हुआ, एक प्रोफेसर साहिबा ने यहाँ पे बताया। आपको क्या लगता है नोटबंदी कैसा फैसला है? नोटबंदी का फैसला काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें काफ़ी मजबूती आई है और ये फैसला काफ़ी अच्छा रहा है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। पीछे कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ। बैठे रहिए। ये अच्छा है, आपका नाम भी सौरभ, मेरा नाम भी सौरभ। क्या करते हैं सौरभ? मैं छात्र हूँ। छात्र हैं। क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप? इस बार यूपी में क्या बनना चाहते हैं? कुछ नहीं, गुंडे और वो चोर बनना चाहते हैं। ये बेहद अफसोसजनक बात है। और ये इसको आप ऐसे मत लीजिए कि ये सौरभ गुंडा बनना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि यूपी में तरक्की का शायद वही एक रास्ता बचा है। किसी राजनीतिक पार्टी ने नौजवानों के लिए कुछ किया है? उत्तरी विधानसभा से हूँ। उत्तरी विधानसभा में बीजेपी के 20 साल से हमारे जगन प्रसाद जी हैं, अभी तक उनने
कोई भी विकास नहीं कराया है, कुछ भी नहीं कराया 20 साल से। जनता की अनकट अनसेंसर्ड नाराजगी आप लोगों के सामने आ गई है। उन्होंने साफ साफ कह दिया विधायक जी ने कुछ नहीं करवाया। आप क्या करते हैं साहब? मैं किसान हूँ। किसान हैं। ये बताइए कि किसानों की कौन सी वो समस्या है जिसकी तरफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ध्यान नहीं दे रही है? कोई भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। कोई किसान के ऊपर तो कोई पूरा ना तो किसी का फोकस है, ना कोई नेता है, ना कोई भी कोई जानते नहीं है। कोई किसी के पास किसी भी तरीके से जाया भी जाए, बोले कि सर हमारी ये समस्या है, तो कोई समस्या नहीं देखता उसकी। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि ठीक है अगली बार देखेंगे, ठीक है अगली बार। लखनऊ के तख्त पर बैठे हुक्मरान इस किसान की बात को गौर से सुने। दिल्ली के लाल किले पर बाहें पसार कर अपने 125 करोड़ देशवासियों का जिक्र करने वाले भी गौर से सुने। लड़की है जो ये कह रही है कि यूपी में जब वो सड़कों पर निकलती है तो अपनी हिम्मत के दम पर निकलती है, उसे पुलिस का भरोसा नहीं है। किसान है जो ये कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आए, कोई भी उनके मामलों पर ध्यान नहीं देता है। जबकि इसी मंच पर कुछ देर पहले चौधरी बदन सिंह थे, पूर्व विधायक, बुजुर्ग किसान नेता, जो ये बात कह रहे थे कि मूर्तियों पर फूल चढ़ाने से सियासत का भला नहीं होगा, उसके लिए जनता के बीच जाकर काम करना होगा। और काम का माइक्रो मैनेज देखिए कि वो बोल रहे थे कि मुझे ये तक पता था कि मेरे वोटर किस वोटर हाउस में कितने जानवर हैं, कितनी भैंसें हैं, कितने नस्ल की भैंसें हैं, किसकी रिश्तेदारियां कहाँ हैं। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है जब हम लोग चौधरी बदन सिंह जैसे ईमानदार नेताओं को चुने, या फिर महावीर चाहर अपने गाने में जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि आपको विकास के मुद्दे पर जात मत देखिए, धर्म मत देखिए, आपके प्रत्याशी का चरित्र कैसा है ये देखिए, उसने 5 साल कैसा काम किया है ये देखिए। अगला सेशन जनता का घोषणा पत्र। समय की बहुत कमी है और मुझे आशीष जी बताएंगे कि ये आशीष हमारे साथी हैं ललन टॉप के। बताइए साहब, हमारे बीच कौन कौन मेहमान हैं? हमारे साथ सागर गुजराती जी हैं, ये फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं और मेरे दोस्त भी हैं। और हमारे साथ मैम है प्रतिभा जिंदल मैम, वैचारिक जागरण मंच से हैं ये। और हमारे साथ अशोक चौबे जी हैं, वकील साहब। और हमारे साथ एक दूसरे वकील हैं, इनका नाम है नरेंद्र कुमार शर्मा, ये दीवानी के एडवोकेट हैं। 2 वकील हैं, वकीलों से बहुत डर लगना चाहिए। मुझे सर ऐसा बताया गया कि वकील लोग रात को दिन, दिन को रात साबित कर सकते हैं, लेकिन आज हम एक अच्छे ये काबिलियत है। कितना मुश्किल होगा आप सोचिए, सूरज डूबा है, उन्होंने कह दिया साहब दिन है, उगाया है और मान लिया जाए। खैर, वकील हैं, आप लोगों से ये जानेंगे कि वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा मुद्दा सर ये रहा है कि बेंच लखनऊ और उसमें है। आपको क्या लगता है किसी राजनेता ने इसके लिए कोई मजबूत कोशिश की है? क्यों बेंच यहाँ शिफ्ट होनी चाहिए, क्यों आपको जरूरत लग रही है? आगरा और आगरा के लिए हाईकोर्ट बेंच की जब मांग हुई थी जी, तो इसके लिए जसवंत सिंह आयोग गठित हुआ था जी। जसवंत सिंह आयोग ने आगरा को हर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शहर मानते हुए ये पाया था कि यहाँ पर हर तरीके की व्यवस्थाएं, इसलिए हाईकोर्ट बेंच आगरा में ही बननी चाहिए। अच्छा। उसकी संतुति के बावजूद भी जितनी भी गवर्नमेंट आई, किसी ने भी हाईकोर्ट बेंच के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, नहीं किसी नेता ने पॉजिटिवली खुल के नहीं आया। जब भी आया, जब मेरिट सामने आ जाता है तो नेता पीछे हट जाते हैं, हर पार्टी पीछे हट जाती है। ऐसी स्थिति में जिस बेंच से क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र की जनता नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो 500 किलोमीटर दूर जाते हैं उससे सहूलियत मिलती, इसके अलावा जनता को रोजगार भी मिलता। बेंच की बात है, मैं आप लोगों के आगरा की दिक्कतों के बारे में पढ़ाई कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था, मुझे बताया गया कि हर सरकार आती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वादा करती है, लेकिन एयरपोर्ट के सिलसिले में कोई काम नहीं हुआ है। वादों की सबसे तगड़ी पोस्टमार्टम नौजवान करते हैं। एक नौजवान साथी हमारे बीच हैं। नमस्कार। ये बताइए सागर जी कि यहाँ इतने सारे नेता हैं, कोई ये कहता है कि हम ये कर देंगे, कोई वो कर देंगे, आपके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियों की दिक्कत क्या है? क्या वो वोटर्स को बेवकूफ समझते, कुछ करते क्यों नहीं है? एग्जैक्टली सबसे बड़ी दिक्कत यही है, करते इसीलिए कुछ नहीं है क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ भारत की जो जनता है ना उसकी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। इतनी कमजोर होती है कि एक बार जिस पार्टी ने लोकतंत्र का गला तक घोट दिया आपातकाल लगा के, उसके बाद भी
उस बार नहीं लेकिन अगली बार उसे रिकॉर्ड तोड़ वोट दे देते हैं। तो उन्हें पता है हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है, चुनाव के समय जाकर के जो कहेंगे वो उसे याद रहेगा, और पिछले 4.5 साल जो करते रहे उसे याद नहीं रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। मैम, आपसे मेरा सवाल है, आप माइक पास कर दीजिए प्लीज। उत्तर प्रदेश में एक सरकार है जो ये कहती है कि उसने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, विमेन पावर लाइन, हेल्पलाइन की बात करती है और कई योजनाएं हैं। आज मुख्यमंत्री की पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव की आगरा में सभा भी थी, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वो मेरे मुल्क की बहन बेटी वहाँ पे बैठी हुई है, स्टूडेंट है, वो बोली मुझे आगरा की सड़कों पर चलते हुए डर लगता है। मेरे आपसे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक, क्या वाकई यूपी का सियासी माहौल इतना खराब है कि महिलाओं को राजनीति में आने में दिक्कत होती है जब तक उनके परिवार की बहुत तगड़ी बैकिंग ना हो? और क्या लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत सुधार की जरूरत है कि लड़कियों को, बहन बेटियों को डर लगता है? क्या है आगरा की औरतों के, लड़कियों के कंसर्न? बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि महिलाएं सशक्तिकरण की बात तो कर सकती हैं, लेकिन घरों में वही माहौल है कि 7 बजे नहीं कि तुम घर में बंद हो जाओ। जहाँ तक हमारी सरकार के आप कह रहे हैं कि बहुत हेल्पलाइन भी चलाती है, सब कुछ है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार ने कहा पूरे है, पन्ने का इश्तेहार देकर हाँ, दावा कर रही है। ये तो आप लोगों को तय करना है कि दावे में कितना दम है। कुछ ऐसे नंबर्स भी बांटे गए हैं कि जो कि महिलाओं की मदद करती हैं, लेकिन वो कई बार फ़ोन नहीं उठते हैं। मेरे पास खुद ऐसी शिकायतें आती हैं। जिन सरकारों ने ये कहा है कि हम महिलाओं की मदद करते हैं, अगर पब्लिक को याद होगा तो उसी के सुप्रीमो ने एक बार ये भी कहा था कि बच्चों से गलती हो जाया करती हैं। रेप केसेस में जो आदमी ये कह सकता है कि बच्चों से ऐसी गलती हो जाया करती हैं, उसके पीछे के मनोभाव आप देख लीजिए, वो कैसे महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। जब वो अपने मनोभाव इस तरीके के रख सकते हैं तो मैं तो कभी नहीं मानती कि वो कभी महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं। जब तक हम अपने अंतर मन से महिला को सम्मान नहीं देंगे तब तक हम महिला की सुरक्षा के विषय में सोच भी नहीं सकते। ये बात सही है। ये नेताओं के लिए एक सबक भी है, आपके लिए ये नहीं कि जबान फिसल गई, कुछ भी बोल दिया। आपके कहे एक एक शब्द को जनता बहुत गंभीरता से लेती है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप बहुत नाप तोल के बोलें। वकील साहब, ये बताइए जी, आप वकील हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि झगड़ों का आखिरी निपटारा कोर्ट में होता है। आगरा में किस तरह के झगड़े ज्यादा पहुंचते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कोई 2 पक्ष इस बात को लेकर लड़ गए हो कि साहब हैंडपंप कहाँ लगेगा, या कोई विधायक जी से इस बात पे नाराज हो गया हो कि सड़क की क्वालिटी अच्छी? कभी ऐसे भी मामले कोर्ट में आते हैं क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि छोटे छोटे मामले जो पब्लिक न्यूसेंस के होते हैं वो ज़्यादातर आजकल देखे जा रहे हैं न्यायालयों में मुकदमे, और ज़्यादातर इस तरह की भी शिकायतें होती हैं कि हमारी थाने पर नहीं सुनी गई। कंप्लेंट केस न्यायालयों में आते हैं, और ज़्यादातर जो सिविल के केसेस होते हैं, ज़मीन और जायदाद के मुकदमे, वे भी आ रहे हैं। तो मुकदमों की तो ये है कि सारी व्यवस्था प्रशासन के ऊपर डिपेंड करती है। प्रशासन यदि सजग रहता है तो मुकदमे कम हो जाते हैं, प्रशासन यदि ढीला हो जाता है तो मुकदमे बढ़ जाते हैं। अच्छा। ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं। एक मैं आप लोगों के बीच आऊं, इससे पहले अपने पैनलिस्ट से एक एक सवाल पूछूंगा। आपकी नजर में उत्तर प्रदेश चुनाव में नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कोई आप केस बता सकें, क्योंकि ऐसे तो सब लोग बोल देते हैं विकास। क्योंकि हम लोग आगरा में है और यहाँ के मुद्दे ज्यादा मुझे पता है। अब पूरे उत्तर प्रदेश के तो विविधताओं वाला प्रदेश है। सबसे बड़ा जो मुद्दा जो मुझे लगता है, ये ठीक है कि सुलभ न्याय भी चाहिए, एयरपोर्ट भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा। आगरा की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने पूरे देश को न जाने कितने रत्न दिए, अटल बिहारी वाजपेयी दिए। आप अभी किसी के पास, सबके पास गूगल है, सर्च करिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी हैं वो कहाँ के पढ़े हुए हैं? वो हमारी आगरा यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं जी। चौधरी चरण सिंह जी आगरा यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। लेकिन आज हालत ये है कि आगरा यूनिवर्सिटी की किसी को डिग्री लेने जाना हो तो पहले जाकर के मंदिर में दीपक जलाता है कि भगवान मेरी इस बार डिग्री मिल जाए, अन्यथा नौकरी नहीं मिलेगी। और सागर इतना दुरुस्त बात कर रहे हैं। हम लोग एटा तक में बात कर रहे थे नौजवानों से, तो उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया कि साहब हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, पता ही नहीं होता है कि 3 साल का कोर्स कितने साल में पूरा होगा। और सौरभ भाई, सबसे बड़ी बात यह है
कि जो हमारे माननीय सांसद जी है ये प्रोफेसर रहे आगरा यूनिवर्सिटी में, और दूसरी बड़ी बात उसके बाद ये राज्य मंत्री भी रहे मानव संसाधन के। तब हमें लगा कि अब आगरा के अच्छे दिन तो आएंगे, अब कम से कम विश्वविद्यालय तो सुधरेगा। बीच में बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे कि फर्जी डिग्री है इस मंत्री की, इसकी फर्जी डिग्री है। शुक्र करो कोई आगरा यूनिवर्सिटी की डिग्री वाला मंत्री नहीं बना, वरना असली डिग्री भी होती तो उसके हाथ में तो नहीं होती, शो तो नहीं कर पाता। तो ठीक है, तो हम ये एक मान बहुत के बड़ी- चल रहे हैं कि नौजवानों की सबसे बड़ी मांग ये है कि आगरा यूनिवर्सिटी और जो दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे रूल्स और रेगुलेशंस दुरुस्त हो, पढ़ाई का माहौल हो। मैम, अगर आपको जनता का घोषणा पत्र में लिखना हो महिलाओं को क्या चाहिए, तो क्या आप उसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए तो अगर सिर्फ आप महिलाओं तक ही सीमित सवाल पूछे, मैं इसलिए कि अलग अलग नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप किसी भी विषय पर बोल सकती हैं, महिलाओं पर ज्यादा बोल सकती हैं क्योंकि आप खुद महिला हैं। वैसे मैं शिक्षा के लिए तो मैं इनसे बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि आगरा के बच्चे बाहर जाकर पढ़ने में ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं और समझदारी समझते हैं, जबकि मेरा अंतर्मन कहता है कि आगरा ऐसा होना चाहिए कि बाहर के बच्चे यहाँ आकर पढ़ें। जहाँ तक मेरी प्रायोरिटी का सवाल है, जाम जो आगरा में लगता है, ट्रैफिक जाम, सबसे ज़्यादा परेशानी उससे है। कहीं पर भी किसी गंतव्य पर हम लोग समय से नहीं पहुंच पाते, 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले हमें निकलना पड़ता है। ये आपने ठीक कहा, हमारे भी कुछ मेहमान लेट हो गए आने में। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो अपना पहिया घुसाते हैं ना सबसे आगे, अपने किसी भी व्हीकल के आगे, उसमें वो अपनी एक शेख ही समझते हैं। यूँ समझते हैं हमने ये बहुत अच्छा काम कर दिया, जैसे कि हम किसी गंतव्य पर जाने के लिए निकले नहीं है, ऐसे घर से सोच कर निकलते हैं कि हमारे साथ जो गाड़ी चल रही है हमें उसके साथ रेस करनी है, जबकि ऐसा नहीं है कि हम रेस करते हैं, लेकिन हमने एक मेंटल माइंड मेकअप इस तरीके का करा हुआ है। तो उस जाम से अगर हमें मुक्ति मिल जाए, कुछ तो हमारी आगरा के लोगों को सड़कों पर स्मूथ ट्रैफिक चाहिए, और मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे पुतवा देना चाहिए, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। आराम से चलाइए, पहिया बीच में क्यों डाल रहे हैं? जी शुक्रिया सर। अच्छा, आपके पास तो पहले से ही माइक है। हेलो, अगर आपको जनता के घोषणा पत्र में कोई चीज ऐड करवानी हो, आगरा के बाशिंदे हैं, क्या है आगरा की वो दिक्कत जिसको आप सुधरवाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि मैं अधिवक्ता हूं तो अपनी बात करूंगा। आगरा में हम निरंतर अनवरत संघर्षशील हैं हाई कोर्ट बेंच के लिए। लेकिन उस पर तो मेरठ के लोग भी दावा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मेरठ और आगरा की जहां तक बात है, जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, तो इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक आयोग का गठन किया था, और उस आयोग से ये पूछा गया था कि आप जो है बताएं कि कहां पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जा सकती है। उस आयोग में साफ साफ यातायात की व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए और आगरा को ही केंद्र बना करके उन्होंने आगरा में जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट। आपकी मांग ये है जनता के घोषणा पत्र में कि आगरा में हाई कोर्ट की एक बेंच हो। देखिए, न्याय प्रक्रिया में सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय की दृष्टि से हमें हाई कोर्ट बेंच की आगरा में अति आवश्यकता है, तभी हम किसी के साथ न्याय कर पाएंगे। आगरा को हाई कोर्ट की बेंच चाहिए, आगरा को स्मूथ ट्रैफिक चाहिए, आगरा को अच्छे यूनिवर्सिटी में टाइम से डिग्री देने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला स्ट्रक्चर चाहिए। सर, ये तो स्पेसिफिक बात हो गई, आप भी वकील हैं लेकिन वकालत से जुड़ी बात हो गई। आगरा के नागरिक के तौर पर मुझे बताया गया पानी की बहुत दिक्कत है आगरा में, सही बात है? सही बात है, सब लोग थम्स अप कर रहे हैं। प्रदूषण की बहुत दिक्कत बताई गई है आगरा में, टॉप पे है आगरा, और ये गर्व करने की बात तो कतई नहीं है कि आगरा प्रदूषण में टॉप पर है। दिल्ली को ही टॉप पे बने रहना, हालांकि दिल्ली वाले भी कोशिश कर रहे हैं प्रदूषण कम हो। तो आगरा को साफ पानी चाहिए, यहाँ पे बताया गया कि बैराज वगैरह बनाए। और कोई आगरा के बड़ा मुद्दा जो आपको लगता है नेताओं को ध्यान देना चाहिए? नौजवानों को रोजगार चाहिए, वो तो सर सब जगह चाहिए, मतलब आगरा को भी चाहिए। और कोई आगरा स्पेसिफिक? आगरा को स्पेसिफिक ताजमहल की वजह से जितनी इंडस्ट्री थी वो चली गई है, और आगरा का नौजवान बेरोजगार हो गया है और दर दर भटक रहा है, और बार बार आगरा छोड़ करके दूसरी जगह पर अपना रोजगार तलाशता है, जबकि उसको यहाँ पर आईटी कंपनी आनी चाहिए, जो पॉल्यूशन लेस जितनी भी इंडस्ट्री है वो आनी चाहिए, जिससे नौजवान यहाँ सशक्त होगा, आगरा सशक्त होगा। सौरभ जी, आपने घोषणा पत्र की बात की है। आगरा को बहुत सी चीज ऐसी हैं जो अति आवश्यक हैं। मैं कहता हूं ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि बैराज चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, आदि इत्यादि बड़े मुद्दे हैं। ये जो सरकार आती है
वो छोटे मुद्दे पर क्यों नहीं विचार करती है? हमारे यहाँ का युवा पासपोर्ट बनवाने के लिए गाजियाबाद भागता है। हमारे यहाँ का छात्र और छात्राएं अपने मार्कशीट और अपने उसमें शिक्षा पत्र में किसी भी त्रुटि को सही कराने के लिए मेरठ भागते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या कार्यालय ये नहीं खोला जा सकता है? क्या यहाँ पे पासपोर्ट का कार्यालय नियमित नहीं खोला जा सकता है? ये छोटी छोटी बातें, उस पर भी सरकार ध्यान नहीं देती है। तो बड़ा मुद्दा क्या, जो बैराज का है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, वो कहां से ये कर पाएंगे, जो छोटी बातें नहीं कर पाते हैं? समय की कमी है, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने यहाँ पे नेता मौजूद हैं, ऐसे नेता भी मौजूद हैं जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि जनता के अलग अलग नुमाइंदों की उन्होंने बात सुनी होगी। आगरा को सेकेंडरी बोर्ड का दफ्तर चाहिए, हाई कोर्ट की बेंच चाहिए, साफ पानी के लिए बैराज चाहिए, और यह भी इंश्योर करना होगा कि टेनरीज का पानी यमुना नदी में ना गिरे। दिल्ली वाले भी यमुना को गंदा ना करें और आगरा वाले भी गंदा ना करें। आगरा को प्रदूषण से मुक्ति चाहिए। ताजमहल की हर कोई बात करता है, लेकिन वकील साहब ने यह बहुत दुरुस्त बात कही कि ताजमहल की वजह से यहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्रीज चली गई हैं, तो आगरा के लोगों को रोजगार कैसे मिले। पीछे एक भाई साहब बहुत नाराज बैठे थे, बता रहे थे विधायक जी ने सड़कें नहीं बनवाई। मैडम बता रही थी कि ट्रैफिक बहुत खराब रहता है, आगरा को स्मूथ ट्रैफिक चाहिए। वैसा ही स्मूथ ट्रैफिक जैसा लखनऊ से आगरा और दिल्ली से आगरा में एंट्री करने तक होता है। और सागर जी ने बताया कि आगरा के नौजवानों को स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन चाहिए। नेता गौर से सुने, जनता जब बोलती है तो वो एक आहट देती है कि उसका वोट इस बार किन मुद्दों पर तय होगा। मुद्दों की बात करने के लिए thelallanTop.com की टीम लगातार उत्तर प्रदेश की जमीनी कवरेज के लिए दूर दराज के गांवों में जा रही है। किसानों, नौजवानों, वकीलों, कारोबारियों के पास जा रही है, कारखानों का हाल दिखा रही है। जब रंगीन चमकीले पन्ने पर इश्तिहार छपते हैं तो लगता है कि सारी फैक्ट्रियां अच्छी चल रही हैं, लेकिन जब हम कारखानों में जाते हैं तो वहां पर कारीगरों की बुरी हालत है, व्यापारी अपना रोना रो रहे हैं। छात्रों के साथ यही दिक्कत है। जब बुजुर्गों के पास जाते हैं तो उनका सिस्टम से लगभग विश्वास उठ चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि हम वोट जरूर डालेंगे। आखिरी हमारा जो संदेश है दी लल्लन टॉप शो का वो यही है, वोट जरूर डालिए। ये वो ताकत है जो आप सबको बराबर मिली है, यही वो ताकत है जिससे नेता डरते हैं, और इसी वजह से वो 5 साल के बाद जब चुनाव आते हैं तो झोली फैला के आपके सामने खड़े होते हैं। इसलिए अपने मत का दान करने से पहले ये जरूर तय कर लीजिए कि वो दान लेने के योग्य है कि नहीं। पात्र व्यक्ति को दान दीजिए। शास्त्रों में लिखा है गलत व्यक्ति को दान देंगे तो पाप लगेगा। और आगरा वाले लोग बहुत सोच समझ के वोट दें, ऐसे नेता को वोट दें जिसका चाल चलन चरित्र सही हो, जो अपनी पार्टी और उसकी विचारधारा के प्रति निष्ठावान हो, और जो आपको खोजे से मिले। ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के बाद सिर्फ इतना बताया जाए कि विधायक जी या मंत्री जी लखनऊ में है, क्योंकि आगरा से लखनऊ अब भी दूर है। अगले सेशन में हमारी आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप होंगी, राज तिलक की लाइव डिबेट होगी। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। शुक्रिया। thelallanTop.com उत्तर प्रदेश के चुनावों की सबसे चौकस और चौचक कवरेज टीम हीरा और मोती लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हैं, फेसबुक लाइव कर रही हैं। पीछे हमने फेसबुक चुनाव हमारा सहयोगी है इस कवरेज के लिए। हमने एक सेल्फी बूथ बनाया है जहां पे आपके फेवरेट पॉलिटिशियंस के कटआउट रखे हुए हैं, नरेंद्र मोदी, मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी के। आप चाहें तो उन नेताओं के साथ अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। आगरा खूब ख्याल रखिए अपना, वोट जरूर डालिए और जो सही है उसी को वोट डालिए, ताकि आपके मत की बात इस जनतंत्र को मजबूत कर सके। शुक्रिया।